जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों, आप सभी को पता है मैं सभी को यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस जितने भी हैं, जैसे कि एमपी पीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, इन सब की तैयारी करवा रही हूँ और स्पेशल यूपी पीसीएस की। तो दोस्तों, आप सभी को पता है मैं आधे घंटे की रोज करंट अफेयर की क्लास डालती हूँ, जिसमें कि मेरे 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो ईपीएस बाय प्रीति सिंह सर्च करें तो आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो लेक्चर ढूंढने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड, मैंने दोस्तों यूपीएससी पीसीएस के लिए क्या स्टार्ट कर रखा है, मैंने जीएस सेकंड जो कि है अपना इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, वो शुरू करा रखा है दोस्तों। उसमें मैंने 8 लेक्चर अपने डाल रखे। क्या क्या करा रखा है, आप ये सोच रहे होंगे कि प्रीति मैम की ये फर्स्ट क्लास है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से क्लासेस ले रही हूँ। जैसे कि मेरे पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी जो कि है अपना जीएस सेकंड यूपीएससी पीसीएस में, वो मैं करा रही हूँ। और बाकी मैं करंट अफेयर की रोज आधे घंटे की क्लास डालती हूँ, जिसमें कि ना सिर्फ ये अपना यूपीएससी पीसीएस को कवर करेगा, बल्कि जो दोस्तों और कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे कि अपना एसएससी हुआ, सीएचएसएल आता है इसमें, सीएचएसएल, सीजीएल, उन सबको हेल्प करेगा। सीपीयू के एग्जाम होते हैं उनको, यूपी एसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, या फिर दिल्ली का एसआई का पेपर हो। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन मैं फ्रेम करती हूँ कि ये अपने सबको कवर करेंगे। कवर कैसे करेंगे आपको पता है, मुझे जैसे कि लेवल का पता है, यूपीएससी लॉन्ग स्टेटमेंट पूछता है, पूरी डिटेल में जाता है। तो जब डिटेलिंग की बात होती है तो दोस्तों मैं पूरा डिटेल में कराती हूँ। जैसे कि आज आप देखेंगे, ये मैंने मच्छू नदी ली है, जो कि अभी हाल ही में बहुत चर्चा में थी। या बहुत से दोस्तों को पता होगा इसके बारे में, जिन्हें नहीं पता तो आज मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो दोस्तों आज आप देखेंगे कि जो नए हैं तो वो आज देखेंगे कि मैम 360 डिग्री से कैसे पढ़ाती है। और जैसे फैक्चुअल चीज़ें होती हैं तो मैं ऐसे कराती हूँ, और वो भी महत्वपूर्ण चीज़ें लेती हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो अपने आने की संभावना है। दोस्तों ये थी, और मैं ये बता देती हूँ, आप सोच रहे होंगे कि जीएस में मैम ने कौन कौन से टॉपिक कराया। तो दोस्तों जीएस सेकंड जो कि है अपना भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें दोस्तों मैंने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान का निर्माण, स्टार्टिंग से बताती हूँ मैंने कौन कौन सी क्लासें ली है। दोस्तों उसमें मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, वो कराया 2 क्लास में। क्योंकि आपको पता है वो जो टॉपिक है वो काफ़ी वास्ट है। मतलब कि उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब कि कंपनी के शासन से लेके ताज का शासन कहाँ से शुरू होता है, 1858 से लेके 1947, मतलब कि स्वतंत्रता तक। तो दोस्तों मैंने वो एकदम अच्छे से सारे रेगुलेटिंग एक्ट कराए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन ना सिर्फ यूपीएससी पीसीएस में पूछते हैं, बल्कि ऑल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे दोस्त ये ना समझे कि मैम तो सिर्फ यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कराती है। तो दोस्तों आप मेरी क्लास वो देख सकते हैं, उससे जो फैक्चुअल चीज़ें होती है मैंने एकदम डायग्राम से चीज़ें समझाई हैं, तो वो आपको भी हेल्प करेगी। बता दिया मैंने वहाँ पर 2 मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ली है, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ली थी 2 क्लास। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब ताज कंपनी के शासन से लेके ताज का शासन, मतलब स्वतंत्रता तक क्लास ली है। देन दोस्तों मैंने वहाँ पर जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं 1 क्लास उसकी ली थी। फिर मैंने कौन सी क्लास ली थी, 2 ली थी दोस्तों, भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण, 2 क्लास दोस्तों इस पे ले रखी है। 2 क्लास दोस्तों ली थी प्रस्तावना पर, क्योंकि आप सभी को पता है प्रस्तावना अपनी क्या है, वो है संविधान की आत्मा। तो दोस्तों उसमें ना सिर्फ यूपीएससी प्री में बल्कि मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, और पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस के मैंने प्रीवियस ईयर देखे तो वहाँ पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, ना सिर्फ प्री में मेंस में भी। और दोस्तों ये प्रस्तावना ऐसा टॉपिक है, इससे अपने आप सभी को पता है ये जो फैक्चुअल चीज़ें होती है कि भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी, सीजीएल, सीपीओ में भी, यूपी एसआईओ, यूपी कांस्टेबल हो, इन एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर मैंने एक मतलब सीजीएल लेवल से लेके या एसएससी के सीएचएसएल लेवल से लेके चीज़ें मैंने यूपीएससी लेवल तक समझाई हैं कि कैसे फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है और कैसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जाती है। तो दोस्तों अगर आप मेरी वो क्लास देखते हैं तो आपकी प्रस्तावना एकदम क्लियर हो जाएगी। पूरी प्रस्तावना क्लियर क्या दोस्तों, आपको याद हो जाएगी कि हम भारत के लोग से लेके और जो एंड तक है वो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना से फिर कैसे भी क्वेश्चन बने तो आप सारे राइट करके आएंगे। देन दोस्तों मैंने 2 क्लास प्रस्तावना की ली थी,
क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा था। मैंने फिर दोस्तों मौलिक अधिकार शुरू करे थे। मौलिक अधिकार आप सभी को पता है, हमारे जो कितने मौलिक अधिकार है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कौन से पार्ट में हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक के आर्टिकल में। तो दोस्तों अगर आपको मौलिक अधिकारों के बारे में जानना है तो आप मेरी क्लास ज़रूर देखना। आपको दोस्तों इतना मज़ा आएगा पढ़ के, आप कहेंगे कि मैम अब तो हम कहीं से भी क्वेश्चन आए, मौलिक अधिकार और इन सब से हमारे गलत नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों वो मैंने काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन आपको बनाए हैं और जो भी एकदम अच्छे से अपने बोर्ड पर समझाए हैं। तो आप मौलिक अधिकार की क्लास देखना। मैंने 2 क्लास मौलिक अधिकार की करा दी है, क्योंकि आप सभी को पता है 32 से लेकर 12 से लेके 35 तक, कहाँ से 12 से लेके 35 तक अपने मौलिक अधिकार दिए गए हैं और पार्ट 3 में दिए गए हैं। कितने हैं? 6 हैं। और जैसे समानता का है तो वो कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेके 18 तक। तो दोस्तों मैंने पूरे डिटेल में, पूरे एकदम डिटेल में, कहते हैं ना, एक क्लास में तो मैंने पूरे डायग्राम से समझाया था कि कितने आर्टिकल है, कौन से कहाँ से लेके कौन से आर्टिकल में कौन से जो मौलिक अधिकार है उसकी बात हुई है। देन दोस्तों मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे। अगली क्लास जो ली थी दोस्तों मैंने मौलिक अधिकार की, उसमें मैंने एक एक आर्टिकल आपको समझाया कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है। तो आप देखना वो आर्टिकल। दोस्तों जितने मैंने वो आर्टिकल कराए हैं, मुझे पता है प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने साथ साथ वो भी बताए हैं कि ये यूपीएससी में पूछा गया है, ये पीसीएस में पूछा गया है, ये एसएससी में पूछा गया है। क्योंकि दोस्तों बेशक मैं यूपी पीसीएस की तैयारी करती हूँ, क्योंकि जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, मेरा 2 नंबर से इसी साल का पीसीएस रह गया था। तो मुझे एक अच्छा खासा अनुभव है कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और मैंने 10 साल के प्रीवियस ईयर करे हैं, यूपीएससी के भी किए हैं और यूपी पीसीएस के भी। बाकी जो जैसे दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ था तो वो भी जैसे एनालाइज कराते हैं ना, तो मैं देखती रहती हूँ कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, एसएससी में कैसे पूछते हैं। तो दोस्तों काफ़ी आइडिया हो गया है। तो मैंने उसी आधार पर आपको वो सारी पॉलिटी की क्लास कराई है। तो ना सिर्फ यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चे देखें, बल्कि जो एसएससी वगैरह, दिल्ली पुलिस की या फिर ये अपना यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उनको भी मेरी क्लास देखनी है। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं एक कोट के साथ कि ना थके हैं पैर कभी, ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और सफ़र आज भी जारी है। तो दोस्तों यही होता है स्टूडेंट लाइफ में कि आप चलते जाते हैं, क्योंकि अगर थके तो हार निश्चित है। तो इसलिए आपको थकना नहीं है दोस्तों, चलते जाना है, चलते जाना है। अगर आप चलते जाएंगे तो दोस्तों आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। आपको कभी हताश नहीं होना कि यार ये पेपर नहीं निकला तो डिमोटिवेट हो जाए कि आगे क्या होगा। दोस्तों बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। कभी ये नहीं सोचना कि ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप खोजेंगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत चीज़ें हैं लाइफ में करने को। ऐसा नहीं कि इस फील्ड में फ्यूचर नहीं बना तो कहीं नहीं बनेगा। जो भी आपका सपना है, मैं ये कहती हूँ कि 100% अगर आप उसको दोगे तो आप ज़रूर सफलता को हासिल करेंगे। लेकिन 1-2% अगर आप चूक भी जाते हैं तो एकदम, मैं कहती हूँ ना हमेशा कि समस्या पे ध्यान नहीं देना है, किसी को भी समाधान पर देना है। दोस्तों अगर आप समाधान पे ध्यान देंगे ना तो सारी चीज़ें सोल्व हो जाती है। समस्या पे ध्यान देंगे ना तो उलझते चले जाओगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कैसे हो गया, तो उस पे ध्यान नहीं देना। अगर आप फेल भी होते तो ये देखो कि कहाँ आपकी कमी रही। अगर आप उस कमी को पकड़ लेंगे ना तो आपको कोई नहीं है कि अगला एग्जाम क्रैक करने से रोक दे। तो दोस्तों बस यही थी मोटिवेशन की बात कि ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत आ रही है। मैंने देखे हैं कई दौर और सफ़र आज भी जारी है। आप अपनी प्रीति मैम का ये एग्जाम्पल ले लो। मैं दोस्तों 2 मिनट को लगता है कभी डिमोटिवेशन, जैसे अगर हम कोई भी फेलियर देखते हैं कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों वो सिर्फ कुछ कुछ दिन क्या, मैं तो कहती हूँ कि जैसे कोई रिजल्ट आया, थोड़ी देर रहना चाहिए और फिर उसको देखो कि यार कहाँ कमी रहेगी, कहाँ मतलब लैग की है वो आपकी, हमारा इतने नंबर से रह गया। जैसे किसी का 2 नंबर से रह जाता, मेरा पीसीएस 2 नंबर से रहा तो वो भी मैंने हार देखी। लेकिन दोस्तों मैं कभी हारी नहीं कि यार क्या हो गया ये। 2 मिनट के लिए तो सभी को लगता है, देखो मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ, डिमोटिवेशन मुझे भी होता है। ऐसा नहीं कोई भी इंसान 24 घंटे मोटिवेट रहता है या हर दिन 365 दिन मोटिवेट रहेगा, क्योंकि जब फेलियर अच्छे खासे को तोड़ देता है। तो मैं भी बेशक एज अ टीचर आप मुझे देखते हैं और मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन थोड़े टाइम के लिए मुझे भी होता है,
लेकिन मुझे ये विश्वास है कि अगर हम चलते जाएंगे, अगर हम अपना फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई पर रखेंगे और ये देखेंगे कि हमसे चूक कहाँ हुई, तो दोस्तों हम अपनी सक्सेस को जरूर हासिल करेंगे। तो दोस्तों ये तो हुई मोटिवेशन की बात। तो यही आपको कभी डिमोटिवेशन होता है वो कुछ समय के लिए रखें, बाकी खुद को रिफ्रेश करें और अलग तरीके से सोचें कि हम आगे कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही है कि कोड तो मैंने बता दिया, एक बार फिर रिपीट करती हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत आ रही है, मैंने देखे हैं कई दौर और सफर आज भी जारी है। दोस्तों दौर की बात ये हो गई, आपको लग रहा होगा कि मैम इतने बड़े हो गए कि उन्होंने दौर देख लिया। दौर यही होता है दोस्तों, हम अपनी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखते हैं। मतलब फाइनेंशियली हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बहुत से मेरे दोस्त बिलोंग करते हैं, तो हमने कई दौर देखे हुए होते हैं कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली देखे होते हैं। हम जिन चीज़ों को, जैसे हम कोचिंग लेना चाहते हैं तो हम वो नहीं ले पाते, फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं होते। सभी को पता है कि कोई हेल्प करने को भी आज के टाइम में वो नहीं होता, लेकिन उसको आपको स्ट्रेंथ बनाना है कि यार हमारी कोई अभी मदद नहीं करना, हमें ऐसा दौर लाना है कि उन लोगों को पछतावो कि यार काश इस बच्चे की मदद कर देते। क्योंकि अगर दोस्तों कोई भी आपकी मदद कर देता है ना स्टूडेंट लाइफ में, वो आपके लिए सीरियसली भगवान हो जाता है कि वो फिर उसका ना एहसान पूरी जिंदगी की, यार इस बंदे ने मेरी मदद की थी जब मैं पढ़ाई कर रहा था या कर रही थी, इसने कोचिंग में मेरी हेल्प करी थी। लेकिन सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी की मदद नहीं करता है। तो आपको उससे भी मोटिवेशन लेनी है। और दोस्तों अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान, आपकी मैम सेल्फ स्टडी से कर रही है तो मुझे यही कॉन्फिडेंस था जब मेरा 2 नंबर से रहा था पीसीएस की, प्रीति तूने सेल्फ स्टडी से इतना किया है, 2 नंबर से ही तो रही है। एक दिन दुख हुआ, अगले दिन मैं एकदम खड़ी हो गई कि मेरे को कुछ नया करना है, तू कर सकती है। तो अगर 2 नंबर से रही है तो तू बहुत लोगों को प्रेरित कर सकती है कि सेल्फ स्टडी से भी हम यूपी पीसीएस जैसा एग्जाम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जब आपकी मैडम कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। सबको देखनी है दोस्तों, और मैं ये कहती हूँ कि आप लास्ट तक क्लास को देखा करें। लास्ट तक दोस्तों आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी, और जब अपना जून में एग्जाम होगा तो दोस्तों आपको ये करंट अफेयर कुछ नहीं लगेगी। हम लास्ट में सोचते हैं ना कि करंट अफेयर कर लेंगे, तो वो एकदम बर्डन पड़ जाता है। मैंने बोला है कि हालात सेम नहीं रहते, अभी अच्छे हैं आप पढ़ लोगे, लेकिन सिचुएशन कल ही क्या हो जाए, ठीक है। आज हम खुश हैं, आज हम अपनी पढ़ाई 10 घंटे कर रहे हैं, लेकिन फैमिली में कोई इश्यू हो जाए, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ माइंड में अलग चीजें आ जाएं, कुछ नहीं पता किसकी लाइफ अगले दिन क्या रुख ले ले, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते हम। तो जो आज है ना आपके पास, उसको यूटिलाइज करो। अपनी सारी चीजें दोस्तों ऐसे कॉपी में नोट कर लो कि भाई हमारा करंट अफेयर भी हो गया, हम करंट अफेयर भी कर रहे हैं, हिस्ट्री भी अपना हो गया, पॉलिटी भी हो गया, ज्योग्राफी। जनवरी तक दोस्तों आपकी ये चीजें हो जानी चाहिए। और फिर जो वो लास्ट के महीने बचते हैं ना, जैसे अप्रैल मई, उसमें सिर्फ 2 महीने रिवीजन का रखो। अभी सब नोट्स तैयार कर लो, देन जो अपना मार्च अप्रैल होगा ना दोस्तों, उसमें हम मार्च से ही लग जाएंगे रिवीजन में। क्योंकि दोस्तों आप कितना भी पढ़ लो, रिवीजन नहीं करोगे तो सब वेस्ट है। प्रीति मैम क्या कहती है, एक ही चीज बोलती है कि सक्सेस की जो की है दोस्तों वो है रिवीजन, 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 रिवीजन। इससे ये कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ना कि आप पीसीएस यूपीएससी या कोई एग्जाम शॉर्टकट से निकाल लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। मेहनत, पेपर कलम तो दोस्तों ठानी ही पड़ेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलना अपने को। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। जैसे कि दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको कराया था, आपको याद होगा, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास। महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास ना सिर्फ दोस्तों ये पीसीएस बल्कि यूपीएससी लेवल में भी डायरेक्ट क्वेश्चन सैन्य अभ्यास से पूछते हैं। कैसे पूछते हैं कि जैसे धर्म गार्जियन है, पहले मैं यही करेक्शन कर देती हूँ दोस्तों, पता नहीं कैसे मेरे से ये पहली बार मिस्टेक हुई है, पर हम आम आदमी, सबसे मिस्टेक्स होती है, तो मिस्टेक करने से भी नहीं डरना चाहिए अपने को। जैसे मेरे माइंड में तो था कि मेरे को ध्यान है धर्म गार्जियन जो है वो अपना भारत का, मतलब हमारे भारत का जापान के साथ सैन्य अभ्यास है, लेकिन पता नहीं मैंने एकदम ब्लैक बोर्ड पे मेरे से कैसे श्रीलंका लिखा गया। तो दोस्तों ये आपको करेक्शन करनी है। जो अपना धर्म गार्जियन का सैन्य अभ्यास है दोस्तों, ये है अपना किसके साथ, भारत और जापान के साथ। ये तो हो गया दोस्तों धर्म गार्जियन। अब इसको आप करेक्ट कर लेना कि पिछली क्लास में होता है ना, कई बार सोचते कुछ और है और मतलब लिखा वो है, माइंड में धर्म गार्जियन है और बता दिया मैंने श्रीलंका, वो मिस्टेक थी एक, तो आप उसको सुधार कर लेना। तो अभी जैसे धर्म गार्जियन आपको ध्यान रखना है,
ये अपने भारत का है जापान के साथ। और दो याद रखना इसे, धर्म गार्जियन और ये अपना जिमैक्स, JIMAX जिमैक्स, जिमैक्स VI, तो ये भी अपना है जापान के साथ। जिमैक्स है ना JIMAX, तो आपको ध्यान रखना है जापान। क्या दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ये भी अपना जापान के साथ है। ये जिमैक्स और धर्म गार्जियन, ये दोनों दोस्तों, ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। सेकंड क्या है दोस्तों, अपना है 13वां वज्र प्रहार। क्या दोस्तों, वज्र प्रहार। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है वज्र प्रहार, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अपने भारत का किसके साथ है, ये है दोस्तों USA, मतलब कि अमेरिका के साथ। अगर आए 13वां वज्र प्रहार सन 2022 का सैन्य अभ्यास किसके साथ है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है अपना USA के साथ। किसके साथ, USA के साथ। और एक और ध्यान रखना है इसमें 13वां ये, और अगर 18वां युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार आए या युद्ध अभ्यास है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये अपना है USA के साथ। क्या दोस्तों, USA। दो तो हो गए जापान के साथ, धर्म गार्जियन और जिमैक्स। क्या दोस्तों, धर्म गार्जियन और जिमैक्स। अगर USA का है तो दो बिठा लो दिमाग में, एक तो ये बिठा लो वज्र प्रहार और एक युद्धाभ्यास, तो दोनों ये आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, खंजर। दोस्तों ये UPPCS में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो खंजर युद्ध अभ्यास है, जो खंजर सैन्य अभ्यास है, खंजर वाला, ये अपना किसके साथ है, खंजर जहां भी आए तो खंजर किर्गिस्तान। तो आपको ये है कि यार खंजर मैम ने ऐसे बताया था किर्गिस्तान, तो खंजर आते ही आपको लगाना है अपना किर्गिस्तान। क्या दोस्तों, खंजर आते ही आपको लगाना है क्या, किर्गिस्तान के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों अपना सिटमैक्स। क्या है, सिटमैक्स। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 के साथ है। सिटमैक्स है जो इसमें जो सैन्य अभ्यास है, ये 3 के साथ है। भारत मतलब इसमें 3 शामिल है, भारत का तो 2 के साथ हो गया, लेकिन इसमें 3 देश शामिल है। कौन कौन से सिटमैक्स में, भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। क्या दोस्तों, सिटमैक्स आए, सिटमैक्स बैठा लो दिमाग में कि एक तो दोस्तों ये चीजें ऐसे होती है ना कि एकदम से ध्यान नहीं होंगे। अब मुझे तो याद है ये चीजें, लेकिन आपको तो अगर नए मेरे दोस्त जुड़े होंगे आज, तो उन्हें एकदम भारी भारी लगता है कि यार इतने सारे सैन्य अभ्यास है। 10 मैंने बताया था पिछली क्लास में कि 30 से 35 दोस्तों सैन्य अभ्यास है, लेकिन वो सारे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण उनमें से 10 से 15 है। तो दोस्तों 10 से 15 आपको बैठा लेने हैं दिमाग में, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है PCS में और UPSC में, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों जहाँ से 100%, देखो भी अपने पास टाइम है तो हम चीज़ों को बैठा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक दो नंबर की भी हार कैसी होती है, आपके मैडम खुद झेले हुए हैं, तो वो टॉलरेट नहीं होती। वो तो हम अपना साहस बढ़ाते हैं, क्योंकि रुकना नहीं है, अपने को चलते जाना है, क्योंकि जब तक SDM नहीं बनना, DM नहीं बनना, तो रुकना नहीं है। तो इसी वजह से दोस्तों अपने को मोटिवेट रखें, और गिरना कोई बुरी बात नहीं है। देखो सब गिरते हैं, सबने, कोई भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हो, सबने दोस्तों हार झेली है, लेकिन वो उठे, और देखो आज उनका पूरे, ना सिर्फ भारत में, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। तो अपने को ऐसा ही कुछ करना है कि अपना भी ऐसा ही नाम हो, और वो तभी होगा जब आप गिरने से ना डरे, गिर के उठने में विश्वास रखें। तो जैसे ये दोस्तों सिटमैक्स है, अब भारी सा लग रहा है कि यार सिटमैक्स भी है और ये अपना जिमबैक्स भी है, ये याद कैसे होंगे। दोस्तों कुछ नहीं करना, मेरी वीडियो लगाना, और जैसे चल रहे हैं तो वैसे याद कर लेना, या फिर नोट कर लेना। नोट करना अपने पेपर पे रखो, चलते फिरते जैसे चाय पी रहे हैं तो 3-4 बार दोहराओ माइंड में कि यार मैम ने ऐसे बताया था, खंजर तो ये किर्गिस्तान, ऐसे कुछ ख से बना लो कि खंजर किर्गिस्तान ऐसे। और सिटमैक्स है, सिटमैक्स SI ऐसे कर लो, SI सिंगापुर, T से ऐसे याद कर लो कि थाईलैंड। और कि भारत का किसके साथ है सिटमैक्स का, तो ऐसे याद रखो यार SI, तो ये हो गया सिंगापुर, ऐसे याद रख लो। T से क्या है कि यार T से तो थाईलैंड बन रहा है, तो आपके ना हमेशा ध्यान रहेगा, और भारत का तो है ही, तो कि भाई भारत तो है इसमें शामिल, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो अगर सिटमैक्स आए तो 3 कंट्री याद रखनी है, अपना भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो कि है समुद्र शक्ति थर्ड। क्या दोस्तों, समुद्र शक्ति थर्ड सन 2021। दोस्तों ये है भारत का इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ दोस्तों, ये है भारत का इंडोनेशिया के साथ। ये थे दोस्तों, ये मैंने सारे
पिछली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास कराए थे, कुछ करा दिया आज की क्लास में। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण मैंने सैन्य अभ्यास करा दिए, जितने भी थे जो प्रीवियस ईयर में यूपीएससी और पीसीएस में पूछे गए हैं ये वो सभी हैं। बाकी जैसे हम करंट अफेयर की डेली क्लास करते हैं, जो भी जैसे सैन्य अभ्यास नए होते हैं तो मैं आपको अपडेट करती हुई चलूंगी। तो ये तो अगर हम डेली एक और उठा लिया इसमें से रिवीजन के तौर पर, तो मैंने पूछ लिया आपसे कि भाई कमेंट में मैं एक क्वेश्चन दिया करूंगी आपको कि आप इसका आंसर करें, तो आप ऐसे आंसर भी करेंगे ना कमेंट बॉक्स में तो भी ध्यान हो जाएगी, इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है यूपी का। दोस्तों ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन हो जाएगा। यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व, क्या दोस्तों, यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया? तो दोस्तों मतलब किस नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है 53वां। कब कौन सा बन गया दोस्तों? 53वां। कौन सा है ये? यूपी का जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है वे भारत का कौन से, यहाँ पर लिख लो नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे देंगे ऑप्शन में 52वां, 50वां, 51वां या 53वां, तो आपको ध्यान रखना है 53rd नंबर का, मतलब 53वां। दोस्तों ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे भी कोई स्टेट का स्पेशल, अब मैं ये क्यों बोलती हूँ कि मैं ऑल पीसीएस है उनकी तैयारी करवा रही हूँ। दोस्तों यही अंतर होता है, जीएस के जो पार्ट है वो यूपी पीसीएस हो एमपी पीसीएस हो लगभग सेम होते हैं। अंतर कहाँ आ जाता है? पीटी में जैसे कि स्पेशल चीजें होती है, जैसे हमारे यूपी में है तो अपने 6 से 7 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के आते हैं। जब जैसे एमपी का है तो वहाँ थोड़ी संख्या ज्यादा होती है स्पेशल की। अगर आप आरएएस कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा, जैसे 40 to 50 क्वेश्चन वहाँ के राजस्थान के स्पेशल के पूछे जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे करंट अफेयर में तो कुछ भी हुआ, जैसे हमने बिहार का जो मिथिला मखाना है, जो मैंने करंट अफेयर और करा रखे पिछली क्लास में देखना, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था। तो जब मैंने वो कराया था तो मैंने बता दिया था दोस्तों ये बिहार का स्पेशल हो गया, ये बीपीएससी में पूछा जा सकता है। अभी अपना यूपी का आया तो ये स्टेट का यूपी का स्पेशल हो गया। तो हम ऐसे कवर करते हुए चलेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो कि है ये दोस्तों, इस पे आप 3 स्टार लगा लो, ये आपको किसी ना किसी पीसीएस और यूपीएससी में जरूर देखने को मिलेगा। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों? स्टील मैन ऑफ इंडिया, क्या स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जाना जाता है। 3-4 ऑप्शन में होंगे, तो अपने को 3-4 ऑप्शन से करना क्या है, अपने को तो अभी याद कर लेना कि भाई स्टील मैन ऑफ इंडिया अपने जमशेद जे ईरानी जी को जाना जाता है। किसको? जब हमें ये याद है कि भाई जो स्टील मैन ऑफ इंडिया है जमशेद जे ईरानी को जाना जाता है, तो ऑप्शन में कुछ भी आए तो अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या है? स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जमशेद जे ईरानी। अब दोस्तों ये चर्चा में क्यों है, ये क्यों पूछा गया कि स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जमशेदजी ईरानी को क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी क्या हुआ है, इनकी डेथ हो गई है। अभी क्या दोस्तों, इनकी डेथ हो गई है। अब इनकी डेथ से भी पूछ सकते हैं कि जो जमशेद ईरानी है, जमशेद जे ईरानी है, इनकी डेथ कब हुई? वैसे तो डेटिंग वगैरह से मैंने पीसीएस में ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे, लेकिन क्या जा रहा है, अपने याद कर लेते हैं। करंट अफेयर जब आधा घंटा कर रहे हैं तो जो भी चीजें महत्वपूर्ण है किसी से रिलेटेड कर लेते हैं। तो जो दोस्तों इनकी डेथ हुई है अभी 31 अक्टूबर जो था, 31 अक्टूबर सन 2022 को इनकी डेथ हुई है, इसलिए ये चर्चा में है। अब चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि ये क्या है, ये स्टील मैन ऑफ इंडिया है। तो अगर आई स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है या किन्हें जाना जाता है या जाना जाता है, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो है जमशेद जे ईरानी जी को। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है कौन मनरेगा मनरेगा को आप फुल फॉर्म क्या होती है मनरेगा की? आप सभी को पता होगा वैसे तो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभान्वित होने के पात्र हैं। क्या दोस्तों? कौन मनरेगा मतलब ऐसा है जो मनरेगा योजना शुरू है, जो मनरेगा योजना है अपनी, तो इसमें अधिनियम से मतलब इससे जो मनरेगा योजना है इनसे किनको लाभ पहुंचता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये यूपीएससी सन 2011 में पूछा गया है। अब सन 2011 में पूछा गया, मैं बोलती हूँ कि
क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये जरूरी नहीं यूपीएससी में पूछा गया, क्या पता किसी स्टेट पीसीएस में पूछ ले, क्योंकि कोरोना के टाइम में आप सभी को पता है क्या दिल्ली में या और भी स्टेट में महामारी हुई थी, तो लोगों ने क्या करा था, गांव की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया था। तो मनरेगा के तहत आप सभी को पता है कि रोजगार की गारंटी उपलब्ध होती है, रोजगार दिया जाता है। तो इसमें यही है कि इससे लाभान्वित होने के पात्र कौन है, कि किन किन लोगों को इनसे लाभ मिलता है, जो मनरेगा योजना है इससे किन लोगों को लाभ मिलता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य को, किसी भी प्रकार का जो वयस्क व्यक्ति है, मतलब जो बड़ा व्यक्ति है, जो मतलब जिसकी एज है काम करने की, तो उसको ये अपना मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी है। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो हो गया दोस्तों अपने सैन्य अभ्यास से और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको किसी ना किसी पीसीएस में या यूपीएससी में देखने को मिलेगा। अब मेरे कुछ दोस्त की मतलब डिमांड ही कहूँगी मैं, डिमांड थी कि मैम आप ना, जैसे न्यूज़ होती है दैनिक जागरण, वो यूपीएससी के एस्पिरेंट है, तो वो कह रहे थे मुझसे कि मैम आप ना थोड़ा डिटेल में कराया करें, ठीक है, जैसे कि कोई भी चर्चा में विषय होता है उस पर आप 3-4 चीज़ों को हमें समझा दिया करें। तो दोस्तों पैटर्न तो मेरा वही रहता है। अब जैसे कि ये स्टील मैन ऑफ इंडिया, इनके बारे में 2 ही जानकारी थी तो वो दे दी। अब जैसे भी जैसे अगर मैं नीति आयोग कराती हूँ तो उसके बारे में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें करा देती हूँ कि स्थापना कब हुई, ये कैसी संस्था है, इसमें मतलब ये कब शुरू हुई, तो पूरी करा देती हूँ। लेकिन ये भी सही है क्योंकि जो यूपीएससी है मुझे लेवल अच्छे से पता है कि कहाँ पर मेरे को कैसे समझाना है। अगर फैक्चुअल चीज़ें हैं तो ये एसएससी वाले बच्चों के लिए है, यूपी पीसीएस में है उसमें फैक्चुअल है थोड़ा, जैसे इनमें तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ लेंगे स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और बाकी जैसे यूपी पीसीएस उसमें थोड़ा डिटेल में पूछ लेंगे। और जो यूपीएससी है उसमें तो आपको दोस्तों एकदम फैक्ट्स भी क्लियर होने चाहिए और कॉन्सेप्ट भी। अब कॉन्सेप्ट जैसे मेरे दोस्त डिमांड कर रहे थे, तो आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट कराने जा रही हूँ। ये है अपना मच्छू नदी का, आज मैं इसको समझाऊंगी आपको एकदम अच्छे से। तो मुझे फिर आप नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगी करंट अफेयर की, मतलब आज ही बता देना कमेंट में कि मैडम ये तरीका सही है, या आप ऐसे जैसे मच्छू नदी है इसके बारे में समझाऊंगी। तो मैम आप ऐसी ही 3-4 खबरें जो दिन की महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आपको ही पता है दोस्तों अगर हम दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं ना, उसमें ये नहीं कि सभी काम की है, उसमें 6-7 खबरें ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि एक इंटरनेशनल का पेज होता है, ठीक है, एक इकोनॉमी का होगा, तो उसमें से, और एक अपना एडिटोरियल का होता है, तो उसमें से हमें छांटनी है चीजें कि यार कैसे एग्जाम में पूछ रहे हैं। अगर आईआर है मतलब अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से है, तो जैसे भारत के अपने ये यूएसए के साथ कैसे चल रहे हैं, चीन के साथ कैसे चल रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, ये जो अभी मैं तरीके से पढ़ाऊंगी, अगर आप ऐसे चाहेंगे ना कि मैम आप 5-6 खबरें लो, इस बोर्ड पे आपको पता है लिमिटेशन है, तो मैं 5 से 6 खबरें आपको लूंगी और उन पे विस्तार से चर्चा कर दूंगी। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है कि मैं 10 से 15 क्वेश्चन आपको करा देती हूँ डेली, कि ये अच्छा है, पीसीएस में आपको पता है ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे करा दूं, ऐसे भी करा दूंगी, ऐसे चाहोगे ऐसे भी, क्योंकि इनसे क्या होगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो फैक्ट्स कैसे भी आए अपने यूपीपीसीएस तब भी पार हो जाएगा, और ये हम यूपीएससी वाले बच्चों की मदद कर देंगे दोस्तों। तो आज मैं इसको आपको समझाऊंगी, पूरे विस्तार से चर्चा करूंगी मच्छू नदी के बारे में। देन आपको कमेंट करके बताना है कि मैम आप विस्तार से चर्चा करें या ऐसे आप क्वेश्चन के फ्रेम में करवाएं। देखो जैसे मच्छू नदी है, आप सभी को पता है ये हाल ही में बहुत ही न्यूज में चर्चा में थी। अब आपको पता है कोई भी न्यूज में चर्चा का विषय हो उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। जैसे कि ब्रिटेन के पीएम से मैंने आपको बोला था कि किसी न किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा, क्योंकि ब्रिटेन इतना चर्चा में था, न्यूज पे 2-2 3-3 घंटे ब्रिटेन के पीएम ने इस्तीफा दे दिया, ब्रिटेन के पीएम भारतवंशी बने, ब्रिटेन के पीएम ये, ब्रिटेन के पीएम ये। तो दोस्तों लिख लो, आप ब्रिटेन के पीएम को उसके की इस्तीफा किसने दिया और कौन बने, उनके बारे में एकदम डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। एक दिन मैं उस पर स्पेशल क्लास लूंगी, तो मैं पूरा आपको, फैक्चुअल तो मैंने करा रखी है, कौन बने, इस्तीफा क्यों दिया, कितने दिन में दिया, लेकिन पूरा एक दिन डिटेल में करा दूंगी, उसकी भी आप टेंशन ना ले। आज हम उसी के तर्ज पर ये करते हैं अपना मच्छू नदी। मच्छू नदी देखो दोस्तों ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि इस पर एक ब्रिज है, मच्छू नदी पर एक सस्पेंशन ब्रिज है।
अभी वो क्या हुआ, ये टूट गया था। क्या दोस्तों, गुजरात में मच्छू नदी पर क्या है, एक सस्पेंशन ब्रिज है, वो क्या टूट गया था। तो दोस्तों इसलिए ये काफी चर्चा में है। अब मच्छू नदी से मैं एकदम पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगी। पहला ही आएगा दोस्तों, यूपीएससी में पक्का ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होगा कि जो मच्छू नदी है ये कहाँ पर स्थित है, और आगे भी स्टेटमेंट दे देंगे आपको। तो दोस्तों मैं पूरे एकदम समझा दूंगी आपको, कैसे भी क्वेश्चन बने अपन कर देंगे। देखो मच्छू नदी सबसे ही पहले है कि कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मच्छू नदी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में मदला पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से दोस्तों, गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में मदला पहाड़ियों से ये निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन दोस्तों ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि दोस्तों गुजरात के मोरबी जिले में इस नदी पर निर्मित कौन से, ऐसे भी आ सकता है कि जो सस्पेंशन ब्रिज है वो कहाँ, मतलब कहाँ पर निर्मित है। तो आपको ध्यान रखना है गुजरात के मोरबी, या किस स्टेट में, गुजरात के किस स्टेट मतलब किस जिले, किस डिस्ट्रिक्ट, किस जिले में, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट पर निर्मित है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी मतलब कि जो जिला है वो भी ध्यान रखना है। तो अगर ये आए कि गुजरात के सुरेंद्र पहाड़ियों से, ठीक है, अगर निकलती है पूछे, देखो क्वेश्चन को घुमाने के, क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज को पकड़ना है, इसलिए मैंने लिखा अगर निकलती हुई आए तो निकलती तो सुरेंद्रनगर जिले में मदला पहाड़ियों से, निकलती आए तो सुरेंद्रनगर जिले में मदला पहाड़ियों से। और अगर आए कि निर्मित है, जो सस्पेंशन ब्रिज है वो निर्मित है, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात के मोरबी जिले पर ये निर्मित है। मोरबी जिला याद रखना है, मोरबी जिले पर स्थित है। तो अभी क्या हुआ, ये सस्पेंशन ब्रिज दोस्तों गिर गया था ये। तो इससे दोस्तों काफी लोगों की डेथ हुई। डेथ का आंकड़ा नहीं पूछते क्योंकि वो एकदम फिक्स नहीं होता है, क्योंकि कोई किसी न्यूज पे बताया कि भाई 150 लोगों की डेथ हो गई, किसी पे बताया कि 135 लोगों की हो गई। तो डाटा से क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि एग्जैक्ट जो डाटा होता है वो नहीं होता है। तो आपको लगभग बता देती हूँ, लगभग कितने लोगों की डेथ हुई। तो दोस्तों 135 की। डेथ से नहीं पूछेंगे, क्या पूछेंगे, कहाँ पर है ये जो अपना मच्छू नदी है, ये कहाँ से निकलती है वो ध्यान रखना है। और किस पर निर्मित है ये, आप निर्मित पर फोकस करें। निर्मित कहाँ पर है, तो मोरबी जिले में ये निर्मित है। देन दोस्तों ये आखिरकार, अब ये तो सस्पेंशन ब्रिज हो रहा है, ये होता क्या है, हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि ये गिर क्यों गया। भाई ऐसी क्या ही खामियां थी कि जो ऐसा ब्रिज गिर गया, और ऐसी कैसी लापरवाही हुई, या क्या ये इतना पुराना था कि ये गिर गया। तो दोस्तों क्योंकि काफी लोगों की डेथ हुई है, कोई 135 का अगर हम लगभग भी लेके चले तो एक इंसान की भी जान दोस्तों बहुत कीमती होती है उसकी फैमिली के लिए। तो 135 आंकड़ा बहुत ही ज्यादा है। और बाकी तो न्यूज में पता ही आपको कैसे बताते हैं, 200 मरे होंगे तो 135 बता देंगे। तो वो एक अलग मुद्दा है, वो तो हर कंट्रोवर्सी रहती है एग्जैक्ट, इसलिए डाटा से कभी क्वेश्चन नहीं बनते। तो आपको ध्यान रखना है। अब ये दोस्तों सस्पेंशन ब्रिज कैसा था, तो दोस्तों ये झूलता हुआ ब्रिज था। ये कैसा ब्रिज था, ये झूलता हुआ ब्रिज था। तो और ये, अब हमें ये तो सब पता चल गया, क्योंकि ये तो दोस्तों मोस्टली सभी पढ़ लेंगे कि भाई ये कहाँ पर स्थित है, पता है गुजरात में है यार ये मच्छू नदी, ठीक है, कहाँ से निकलती है वो भी बता दिया, और कौन से जिले में है वो भी बता दिया। लेकिन ये आखिरकार जो ये सस्पेंशन ब्रिज है जो मच्छू नदी पर बनाया गया है, ये बनवाया किसने था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये बनाया है, ये डायरेक्ट भी जैसे पीसीएस वगैरह में है, पीसीएस वगैरह में पूछ सकते हैं कब बना, क्या दोस्तों कब बना, ये कब बनाया, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, डेट पूछ लेंगे डायरेक्ट। पीसीएस में दोस्तों ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो सस्पेंशन ब्रिज है वो कब बनाया है, तो ऐसे दे देंगे 1870 मतलब 1877, 1870 या 1860 ऐसे करके दे देंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो सस्पेंशन ब्रिज है वो बनाया है 1877 में। कब दोस्तों, 1877 मतलब कि 1877 में। ये आपको ध्यान रखना है। पीसीएस में तो ऐसे पूछ देंगे डायरेक्ट। अब अपना यूपीएससी में कैसे पूछेंगे कि सस्पेंशन ब्रिज बनाया किसने बनाया था, और डेट के साथ दे देंगे कि 1877 में वाघजी ठाकुर ने, 2-3 नाम और दे देंगे। तो दोस्तों आपको दोनों चीज याद रखनी है, जो सस्पेंशन ब्रिज है
ये 1877 में किसने बनाया था? वाघजी ठाकुर ने, वाघजी ठाकुर ने। तो दोस्तों ये हो गया। अब इससे महत्वपूर्ण एक और चीज है, जैसे हमें पता चल गया मच्छू नदी के बारे में इतनी सारी जानकारी। अब ये ज्योग्राफी फैक्टर से बता रही हूँ आपको। ऐसे पूछ लेंगे कि जो मच्छू नदी है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों आपको सहायक नदियां भी ध्यान रखनी है मच्छू नदी की। ऐसे दे देंगे ऑप्शन में किसकी सहायक नदी है, बेटी, ओनाई, जबूरी, बोनिया, और ऐसे दे देंगे इनमें से कौन नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट आ जाती है। 3 दे देंगे, फिर 3 और दे देंगे, फिर एक को और अलग से दे देंगे, ठीक है, और बोल देंगे या तो इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऐसे करके ऑप्शन बनेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन कैसे भी बने, इसलिए मैं क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं कराती, मतलब बनाने के तो मैं ऑप्शन बना देती हूँ। और आपको पता है कि मैं एक बोर्ड की लिमिटेशन है, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन भी लिखूंगी ना ऐसे ABC, तो आपको पता है कि बोर्ड पे 5 ही क्वेश्चन करा पाऊंगी। जो मैं 15-20 क्वेश्चन एडजस्ट करके और समझाने की कोशिश करूंगी वो नहीं होगा। तो दोस्तों जब तक अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं आता है तो अपने को इसी पर मैनेज करना है। फिर तो पता नहीं प्रीति मैम दिन में कितनी क्लासेस ले लेंगी, क्योंकि दोस्तों अभी क्या होता है, मटेरियल तैयार करो, 2-2.5 घंटे मटेरियल तैयार करने में, क्योंकि मैं एक सोर्स फॉलो नहीं करती, 3-4 सोर्स से आपके लिए मटेरियल तैयार करती हूँ। देन बोर्ड पे लिखना 1-1.5 घंटा बोर्ड पे लिखने में निकल जाता है। देन 1 घंटे की या आधे घंटे की क्लास लेती हूँ। तो दोस्तों डिजिटल बोर्ड में तो पता आपको, स्लाइड चेंज करो, मटेरियल आपको पता ही है, डिजिटल बोर्ड की बात ही अलग है। लेकिन हमें अभी इसी पर मेहनत करनी है, बाद में देखेंगे जैसे भी बनता है। पर अभी अपने इतना स्ट्रोंग नहीं है दोस्तों फाइनेंशियली कि बोर्ड में खरीद पाऊँ। अभी तो यही अपनी मैडम मार कर ही खरीद ले, बहुत बड़ी बात है। तो ये है कि कोई बात नहीं, मेहनत है अपने हाथ में, सब बदल जाता है। मेहनत करेंगे तो चीज़ें सब कर लेंगे। देखो अब जैसे सहायक नदी है, मैंने क्या बताया आपको, ये याद रखना है। अगर आपको ये ध्यान है कि मच्छू नदी की सहायक नदियाँ ये हैं, फिर दोस्तों नहीं है आ जाए, तो जब आपको ये याद है कि ये ही हैं, तो फिर ऑप्शन में जब ऐसा आएगा कि नहीं है, अलग से दे दी कोई नदी, तो एकदम माइंड में आ जाएगा कि यार ये ही नहीं है, इसको एलिमिनेट करो। तो आपको पता है कि आधा पेपर तो दोस्तों, आधे से ज़्यादा मैं कहूँगी कि एलिमिनेशन मेथड से हो जाता है। किसी दिन जब पेपर नज़दीक होगा ना, जैसे मार्च अप्रैल में चर्चा करेंगे कि आप कैसे एलिमिनेशन मेथड अपना के अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने को याद कर लेनी है, याद कर लेना, बेटी, ओनाई, जाबुरी, बोनिया, मछोरी, मदछोरी और माहा। देखो कितनी है ये, 1 बेटी, 2 ओनई, 3 है जम्बूरी, 4th है अपनी ये बेनिया, देन अपनी 5th है मदछोरी और 6th है माहा। दोस्तों आपको ये 6 नदी याद कर लेनी है, मच्छू नदी की सहायक नदी। अगर आपको ये याद होगी ना, 3-4 बार रिपीट करेंगे तो हो जाएगी। एग्जाम तक मैं बोलती हूँ संडे क्यों क्लास नहीं लेती दोस्तों, मैं यही रीज़न है, क्योंकि मैं संडे चाहती हूँ कि आप नोट्स बना लें और संडे को रिवाइज करें। क्या होगा फिर, जैसे मैं नेक्स्ट क्लास लेती हूँ तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे और आपको ये लगेगा ये सब तो हमें याद है, आज मैम ने जो कराया है। और जैसे क्लास लेने आते हो ना, अगले दिन की लेते हैं, तो आप पहली चीज़ों को एक बार दोहरा लें कि यार अच्छा मच्छू नदी मैम ने ये बताया था। माइंड में दोस्तों सोचें कि यार कैसे कैसे मैम ने बताया था, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों मैं बोलती हूँ ना, टेस्ट सीरीज हम खरीदते हैं मार्केट से, आप अपनी खुद बना सकते हैं। बस क्या है, हार्ड वर्क लगता है। मार्केट में हमें पैसा लगता है, ठीक है, पैसा दो ले लो बनी बनाई चीज़, तो हमें लगता है ठीक है यार पढ़ना। लेकिन अगर आप खुद काम करेंगे ना, मतलब खुद जैसे पढ़ी चीज़ें और उनको दिमाग लगाओ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो दोस्तों आप भी फील करेंगे कि आप एकदम भीड़ से हट जाएंगे। ठीक है, तो एक कोट याद आ रहा है, तरक्कियों की दौड़ में उसी का तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो दोस्तों वही है कि भीड़ में नहीं जाना है कि अगर सब ये खरीद रहे हैं तो हम भी लाके अपनी टेबल पे अपना ढूंसा मार लें कि हाँ यार ये है हमारे पास और हम भी इतना पढ़ लेंगे और हमारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको सोर्स जो है, मैं हमेशा बोलती हूँ, उतने ही रखो जितने की ज़रूरत है। अगर आप इतनी टेबल पे बुक इकट्ठा कर लेंगे ना, तो आपको खुद बाहर लगेगा कि ये कैसे पढ़ूंगी। कम पढ़ें, मतलब जितना है ना उतना ही पढ़े। जैसे लक्ष्मीकांत है ना, आपको पता है आपकी पॉलिटी जीएस सेकंड उससे कवर हो जाएगा, तो बस वही पढ़ें। अगर आप उसी को 8 से 10 बार पढ़ लेंगे ना, तो वो बैठ जाएगी। लक्ष्मीकांत कहते हैं ना, छप जाएगी आपके माइंड में, क्योंकि अच्छे से दे रखा है उसमें, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी के लिए ज्यादा करें तो मैं दृष्टि पढ़ती हूँ, आप दृष्टि की बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जैसे अपना
मॉडर्न हिस्ट्री होगी, तो अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मैं उसमें बिपिन चंद्र पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर आप वही पढ़ लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें ध्यान हो जाएगी। मॉडर्न मॉडर्न जो हिस्ट्री है उससे बाहर यूपी पीसीएस हो और यूपी इसमें नहीं जाते क्वेश्चन। तो दोस्तों यही है, लिमिटेड सोर्स रखें और उसी पे अपना काम करते जाएं। ऐसा नहीं है कि सोर्स इसने खरीद लिया, हम सोचते हैं यार पैसे नहीं है उसके पास तो वो है, उसने तो ये खरीद लिया, मैं नहीं खरीद रहा, तो ऐसा ना समझे। कई बार क्या होता है ना, किसी के पास इतने सोर्स वाले रह जाते हैं और जिन बच्चों के पास लिमिटेड सोर्स होते हैं ना, वो उन्हीं को पढ़कर एसडीएम डीएम बन जाते हैं। तो बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करते जाओ। अब दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, जो कि यूपीएससी में पूछा गया है पीवाईक्यू में। ये है दोस्तों, नदियों से आपको पता है बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो हम कवर क्योंकि करंट में ये तो नहीं कि भाई नेशनली इंटरनेशनली खबरें आ रही हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी आती है। तो आज मैं एक क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी का और करा रही हूँ कि जैसे ऐसे आ जाएगा, नदियों पर विचार करें। क्या दोस्तों, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ऐसे आएगा नदियों पर विचार करें। अब आपको 4-5 नदियां दे देंगे, कैसे देंगे, और क्वेश्चन आगे पढ़ो, इसमें है इनमें से, ऐसे करेंगे, नदियों पर विचार करें, कई बार ऐसे दे देते हैं। तो जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये इनमें से कौन सी नदी पूर्वी घाट से नहीं निकलती, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे भी आ जाएगा। कई बार दूसरे तरीके से कैसे बनता है वो बता रही हूँ, जैसे नदियों पर विचार करें, ऐसे दे देंगे। ये नदियां देंगे आपको, पहली ब्राह्मणी, नागावली, थर्ड देंगे सुवर्ण रेखा और वंशधारा, फिर दे देंगे, नीचे लिख देंगे ये लाइन जो यहाँ लिखी ना मैंने, इनमें से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है, नीचे दे देंगे। तो आपको इन 4 नदियों में से बताना है कि कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है। अब मैंने मैप के थ्रू आपको बताया है कि ये हो गया अपना जैसे भारत का मैप, ये अपना आप सभी को पता है पूर्वी घाट, ये पश्चिम घाट। तो इनमें से पूछ रहे हैं कि पूर्वी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 2 निकलती है, जो ये ऑप्शन है ना इनके अकॉर्डिंग 2 निकलती हैं, एक तो नागावली और एक वंशधारा, एक नागावली और एक वंशधारा। और दोस्तों ऐसे भी पूछ लेंगे कि जो नागावली है इसका दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है लांगुलिया, लांगुलिया। अगर आ जाए नागावली का दूसरा नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है लांगुलिया। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। मुझे ये भी पता है कि आपको आई थिंक पूरा बोर्ड नहीं दिखता है दोस्तों, सेट करने का ना कैमरे का होता है। अगर मैं पूरा बोर्ड लेती हूँ ना तो ये बाहर का बैकग्राउंड आता है, तो अच्छा नहीं लगता होगा आई होप देखने में। तो अभी आपको पता है कि मैंने नीचे भी एडजस्ट कर रखा है, ये थोड़ी दीवार टूटी हुई है, तो वो नहीं आते जिसमें मेरा ये बोर्ड आया था ना ये मेरा जिसमें मैं बोर्ड लेकर आई थी अपना, और ये मैडम ने ऐसे घर वालों से पैसे लेके नहीं खरीदा था, ये मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, वो मैं कभी और बताऊंगी। मैंने 4-5 दिन पार्ट टाइम जॉब की थी, चलो बता ही देती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इन्विजिलेटर होते हैं ना, जैसे हमारे एग्जाम होते हैं, चाहे वो नेट का हो, एसएससी का हो, दिल्ली पुलिस का हो, तो 4-5 दिन का जैसे एग्जाम था, तो मुझे एक ऑफर आया था कि मैम आप कर लेंगे, डिसिप्लिन ही देखना था, तो मैंने कि चलो ठीक है कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ये तब बोर्ड खरीदा था, लेकिन इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा सपना ही था कि अब मैं जो भी शुरू करूँगी मैं फैमिली से नहीं लूँगी पैसे, मतलब मेरा शुरू से ही रहा है दोस्तों। आज क्या कि मैंने कॉलेज टाइम से ही नहीं लिया, मैं कॉलेज टाइम से ही ट्यूशन पढ़ाती हुई आ रही हूँ। और बता दूं कि मैंने मतलब ट्यूशन अपना 200 रुपये से स्टार्ट किया था, जहाँ उस टाइम पे लोग 500 हज़ार से नीचे नहीं लेते थे, तो मैं 200 रुपये में ट्यूशन पढ़ाती थी, 10 से 12 बच्चों को पढ़ाती थी। पहले हम रेंट पे रहते थे, तो तब मैंने शुरू किया था अपना ट्यूशन। सब लोग इतने फाइनेंशियली वहाँ पर स्ट्रोंग नहीं थे, सब रेंट पर रहते थे, तो मैंने सोचा नहीं, मन की मैं पढ़ा दूंगी बच्चों को, 200 रुपये दे देना आप, क्योंकि मुझे पता था कॉलेज का खर्चा निकालना है, आने जाने का किराया, और आप सभी को पता है कॉलेज लाइफ, कैंटीन जाना, चाय पिला दी किसी को तो अच्छा नहीं लगता। मेरा तो शुरू से यही रहा कि भाई अपने जेब में पैसा हो, मैं तभी कंफर्ट होती हूँ। तो इसी वजह से घर से नहीं लेती थी कि यार ट्यूशन पढ़ाऊंगी। और वो लाइफ भी ऐसी स्ट्रगलिंग थी कि 4 बजे कॉलेज से आते थे, देन मतलब कपड़े निकालने की फुर्सत नहीं होती थी, चाय पीने की भी, बच्चे बैठे रहते थे, आए और पढ़ाना शुरू। तो दोस्तों शुरू से ही मेरा रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट रहना पसंद करती हूँ, कि मैं घर वालों को परेशान ना करूँ ज़्यादा। सभी का यही है, देखो एक टाइम घर वाले हमें 12th तक पढ़ा दें, वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद दोस्तों मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना कुछ करें, है ना, जैसे हम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं तो अपना खर्चा खुद करें, और कुछ नया शुरू करें कि हम फैमिली को भी प्राउड फील कराएं। और क्योंकि एक लिमिट होती है फैमिली पे भी, जैसे अगर कोई भाई हैं बड़े तो वो घर का खर्चा देखते हैं,
पेरेंट्स हैं, फादर करते हैं तो वो करते हैं, तो ये तो इमोशनली बात हो जाएगी। लेकिन ये मैंने बोर्ड खुद के उससे ही लिया था और अभी भी मैं खुद का खर्चा खुद ही करती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट 1-2 घंटा निकाल के अपना ट्यूशन करें, अपनी किताब कॉपी का और ये सब खर्चा वो खुद ही करें, क्योंकि फैमिली का भी दोस्तों यही है कि वो भी चाहते हैं हमारा बच्चा बढ़े। लेकिन चलो आज की क्लास ख़त्म करते हैं, पापा का फ़ोन आ रहा है, वो गाँव गए हुए हैं। मैं आपको कल कराती हूँ क्लास कंटिन्यू। बाय।